नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं राहुल से मोदी इतना घबराए हुए क्यों है। वो राहुल जो अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो राहुल ना कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो राहुल जिनके पास ना अपना घर है, वो राहुल जिनके पास उस विरासत का साया है जिस साये के सहारे वो संसद में और संसद के बाहर पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे। फिर भी मोदी इतने डरे क्यों हैं? और डर इस हद तक कि अमेरिकन गवर्नमेंट से उन्हें आरजू विनती करनी पड़ी कि हजूर कुछ तो कीजिए। एक ऐसा व्यक्ति जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है, किसी पार्टी का वो प्रतिनिधि नहीं है, और अमेरिका में अपने कार्यक्रमों के सहारे इस देश के डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ा करता है। और डर इस कदर मोदी को लगा कि पहले तो सफाई दिलवानी गई व्हाइट हाउस के माध्यम से कि नहीं, इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है, आप दिल्ली जाकर देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब राहुल गांधी जो अमेरिका में जाकर कह रहे थे और उस वजह से जो इस देश की राजनीति प्रभावित हो रही थी, उसके लिए अमेरिकन गवर्नमेंट को सफाई देनी पड़ी कि भारत में सब कुछ ऑल इज वेल है, सारी संवैधानिक संस्थानें अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। नहीं भरोसा हो तो आप जाकर देख सकते हैं, दिल्ली जाइए, देखिए, सब कुछ समान है। आखिर ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी अमेरिकन एम्बेसी को या अमेरिकन गवर्नमेंट को? आखिर राहुल की बातों में ऐसी कौन सी बात पब्लिक डोमेन में आया जिससे मोदी घबराए हुए हैं? अमेरिका तो राहुल को हाथों हाथ ले ही रहा है। उसके कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी में हो रहा है, भारतीयों के बीच हो रहा है, और उसके कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुनिया के 147 मुल्कों में हो रहा है, जो किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को लेकर इस दुनिया का इतिहास नहीं रहा है। ये सौभाग्य हमें लगता है कि गांधी को मिला होगा तो मिला होगा, नेल्सन मंडेला को मिला होगा तो मिला होगा, बाकी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिला होगा जो राजनीतिक रूप से जिनकी कोई हैसियत नहीं हो। लेकिन मेरा इस कहने का ये मतलब नहीं है कि राहुल गांधी और नेल्सन मंडेला की श्रेणी में आ गए हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3600 किलोमीटर की यात्रा के बीच लोगों तक जो संवाद पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की है, उसका असर सिर्फ इस देश पर ही नहीं, दुनिया पर भी पड़ा है। और उस असर को बेअसर करने के लिए ही पहले ये बात कहवाई गई अमेरिकन गवर्नमेंट से कि इंडिया में सब कुछ ठीक है। बात जब यहाँ भी नहीं बनती हुई दिखी, कोई हलचल नहीं हुआ, उलट अमेरिका में के अंदर भी मोदी और बाइडेन सरकार की आलोचना होनी शुरू हो गई और इस देश में तो आलोचना का सिलसिला शुरू हो गया। एक अलग तरीके से सोशल मीडिया पर आक्रामकता देखी जाने लगी कि अमेरिका से यह कहलवाने का मतलब क्या है, इसके लिए क्या डील हुई सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच, भारत सरकार और अमेरिकन सरकार के बीच, कि अमेरिका को ये कहना पड़ा। क्योंकि अमेरिका किसी भी स्थिति में कोई भी बात बिना अंडरटेबल डील किए हुए नहीं कहता है। सवाल यहाँ तक खड़े होने लगे। लेकिन इन सब से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बात जब यहाँ तक नहीं बनी तो अब खबर ये आ रही है कि 22 जून को मोदी जी अमेरिकन असेंबली को संबोधित करेंगे और ये गौरव प्राप्त करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। वैसे इजराइल के प्रधानमंत्री से 3 बार वहाँ संबोधित कर चुके हैं। मोदी इससे पहले भी वहाँ संबोधित कर चुके हैं। मोदी एक बार फिर से संबोधित करेंगे जब वो अमेरिका पहुँचेंगे। ये कार्यक्रम, संसद को संबोधित करने का कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, ना ही इसको लेकर कोई मोदी की तैयारी थी। ये अचानक सब कुछ हुआ है। पहले भारत में डेमोक्रेसी सही रास्ते पर चल रहा है और अब उसको और महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकन संसद को संबोधित करने का मौका दिया गया है, जिसे प्रधानमंत्री खुद ट्वीट करके
लोगों को बधाई दी है और कहा है कि इस गौरव के क्षण में हर भारतीय को साझेदार होना चाहिए। स्वाभाविक तौर पर यह भारत के लिए गौरव की बात है, लेकिन इन सब से इतर जो बड़ा सवाल है, जिन सवालों को लेकर बार बार मोदी घिरते आ रहे हैं कि जिस इंस्टीट्यूशन के खतरे की बात राहुल कर रहे हैं, क्या वाकई में देश में वो खतरा नहीं है? मीडिया जिस तरीके से काम कर रही है, क्या वाकई में वो मीडिया जो पहचान रही है, वो आज मीडिया उस स्थिति में है क्या? किसी अमेरिकन एजेंसी की ही वो रैंकिंग दिया हुआ है ना। किसने रैंकिंग दिया कि इस देश की मीडिया सबसे नीचे, लगातार नीचे जा रही है? रैंकिंग देने वाला कौन है? इस देश में ह्यूमन राइट्स को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, वो रैंकिंग देने वाला कौन देश है? अमेरिका ही तो है। इस देश में दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, यह रैंकिंग देने वाला कौन सा देश है? अमेरिकन ही तो है, यूरोपीय कंट्री तो है जो ये रैंकिंग दे रहे हैं कि भाई अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है, अल्पसंख्यकों को रहना इस देश में दुभर होता जा रहा है, कट्टरपंथी ताकतें सिर फैलाने लगी है। आखिरकार जो कार्रवाई मोदी जी ने की है अपने प्रवक्ता को, या अपने प्रवक्ताओं को कहा कि इस तरीके के बयान देने से बचिए, वो स्वाभाविक तो नहीं था? क्यों ये कहना पड़ा? कुछ तो देश में चल रहा है, और जो चल रहा है तो दुनिया उससे कैसे अलग रह सकती है? एक व्यक्ति जो 3600 किलोमीटर पैदल चल के गांव-गांव पहुंचकर लोगों को यही बात समझा रहा है कि मोदी इस देश के संविधान को बदलना चाहते हैं, मोदी इस देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, मोदी इस देश में फासिज्म लाना चाहते हैं, लोगों का जो राइट है वो राइट छीनता जा रहा है, लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं रही है, जो भी अपनी बात कह रहे हैं उन्हें जेल जाना पड़ रहा है। ये सारी बातें तो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कही है, और ऐसी बात नहीं है तो ये हर भारतीय समझ सकता है कि ये बातें सही हैं या गलत है, क्योंकि जिस अंदाज में चीज़ें सामने आ रही हैं और अमेरिका को सफाई देना पड़ रहा है, तो ये तय मानिए कि मोदी अंदर से बहुत डर चुके हैं। और ये जो डर है, वो डर मोदी को कह सकते हैं कि नींद हराम किए हुए है। मतलब उनको स्पेस नहीं मिल रहा है कि हम राहुल के उस प्रभामंडल को कैसे कम कर सकें। कल तक वो पप्पू के सहारे राहुल के उस प्रभामंडल को प्रभावित कर रहे थे, लेकिन आज पप्पू कहने की ताकत न मोदी में है, न अमित शाह में है, न आईटी सेल के पास है। वो अब उन्हें पप्पू कहने में भी डर लग रहा है। हाल के दिनों में दिल्ली में एक बैठक हो रही थी, अमित शाह वहाँ मौजूद थे, कुछ चर्चा ऐसी चली, कहा कि देख बंदा में तो कुछ न कुछ तो है। भाई 3600 किलोमीटर वो पैदल चल गया, दृढ़ इच्छा शक्ति तो है, उसकी समझदारी जो भी हो, उसको राजनीति में भले आप जो कह लीजिए, लेकिन उस व्यक्ति में ताकत है। इसलिए पप्पू कहने के बजाय उससे सावधानी बरतिए, कुछ ऐसी प्रतिक्रिया उन पर व्यक्त मत कीजिए जिससे एक नई तरीके की चीज़ें बने। क्योंकि जिस व्यक्ति की लोकप्रियता 12 और 10 पे आ गया था, वो लोकप्रियता आज ग्राफ बढ़कर 38 पर पहुंच गया है, और जो व्यक्ति 70% 68% थे, वो घट के अब 40 पर आ रहे हैं जिनकी लोकप्रियता। कुछ तो बात है, कुछ तो देश में चल रहा है हलचल। तो ये जो हलचल है, यही हलचल मोदी को परेशान किया हुआ है कि आखिर राहुल को, या राहुल की जो फोबिया है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि राहुल अब फोबिया नहीं रहा, राहुल अब एक मुद्दा बनता जा रहा है इस देश में। जिस तरीके से चीज़ें बदलती जा रही है, उनकी सदस्यता आपने ले ली, दुनिया में ये बातें हो रही है कि भाई इस तरीके के साधारण से मामले में सदस्यता कैसे चली जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में है। राहुल की सदस्यता जाने से भी लग रहा है, पूरी दुनिया इस बात को समझने लगी है। तो दुनिया के सामने राहुल जो चेहरा मोदी का रखा है, वो चेहरा जो कभी बेदाग हुआ करता था, जिसके चेहरे पर हर भारतीय झूम उठते थे, आज वही चेहरा संदेह के घेरे में है। तो क्या अमेरिका की सफाई के बाद, या अमेरिका जिस तरीके से उन्हें पार्लियामेंट में दूसरी बार संबोधित करने का मौका दे रहा है, क्या इस संबोधन से और इस देश में लोकतंत्र मजबूत है, अमेरिका के सर्टिफिकेट से मोदी को भारत में राहुल के उस बढ़ते क्रेज को कम कर पाएगा क्या? ये एक बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवालों के बीच एक जो और सवाल है कि मोदी जिस तरीके से राहुल के सामने कमज़ोर होते जा रहे हैं 2024 में,
परिस्थिति कुछ और हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल का अंदाज कुछ उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं रही, अब ये लड़ाई भारत के होने या न होने की लड़ाई रही है। भारत हिंदू राष्ट्र बनता है या फिर भारत सेकुलरिज्म के साथ खड़ा रहता है, भारत डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहता है या फिर रसिया और चीन की तरह डेमोक्रेटिक आवरण के सहारे एक अलग तरीके की राजसत्ता चाहती है। ये सारे सवाल हैं, और अमेरिका का साथ मिलना उनके लिए वो प्रमाण पत्र नहीं है जो आरोप उन पर लग रहा है। उन्हें बहुत कुछ करना होगा, बड़ा बदलाव करना होगा अपने स्वभाव में, अपने काम करने की शैली में, तभी वो दिन, वो सम्मान लौट सकता है। वैसे देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि राहुल जिस तरीके से अमेरिका में मोदी की घेराबंदी की है, पार्लियामेंट को संबोधित करें या फिर रात्रि भोज में उनके सम्मान में आयोजित भोज में वो शामिल हो, जो दाग राहुल ने छोड़ा है उन पर, उस दाग को मिटाना मोदी के लिए इतना आसान नहीं है।